आपकी वजह से 100% मार्क्स है बच्चों के। चलो ठीक है। रसगुल्ला खाओगे क्या खाओगे? कुछ नहीं खाऊंगा, बस नंबर लाओ पास हो। अरे सर क्या खिलाओगे? हाँ क्या खिलाओगे? चलो चलो ठीक है, बाद में वो सब बाद में एक काम करते हैं। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी न्यू स्टूडेंट्स कुछ आए हुए हैं, तो ऐसा करते हैं कि ये जो आपका 7 नहीं दोबारा नहीं 7 अभी 4:30 के बाद, ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है अभी 4:30 के बाद देखेंगे, है ना। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। सेट वाले चैप्टर का ही। हाँ सेट का ही है पार्ट, है ना, ये समझ में आ जाएगा, ये सभी को समझ में आएगा। अगर फर्स्ट लेक्चर छोड़ गया तो कोई बात नहीं, आएगा समझ में पूरी तरह, है ना। मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सेट थ्योरी। सेट होता है आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द सेट। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट को अगर आपको सेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे? AEIOU इस तरीके से। बेटे ध्यान से देखना, जो न्यू स्टूडेंट्स को ध्यान से देखें, बाकी लोगों ने पढ़ रखा है। न्यू हाँ जो न्यू तुम न्यू नहीं हो, है ना। कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती नहीं है। देखो ध्यान से देखना बेटे, जो सेट है उसको हम एक करली ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? करली ब्रैकेट में। और जैसे मैंने बोला इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या? जो हमारे लेटर है उनको लिखना है हर एक लेटर के बाद कॉमा, बेटे हर एक लेटर के बाद कॉमा। A, E, I, U, O, U। ये जो बना आपका ये सेट है, ये आपका क्या है? सेट है। मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर का सेट, क्या बोलूं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे? जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा उसे हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, है ना। जो नंबर आप 1 से स्टार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर का सेट लिखो, तो कैसे लिखोगे आप? 1 2 3 4 इस तरीके से सेट लिखोगे। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। क्या हो गया? और नहीं हो गया? Sir, I think some problem come in the AC. बेटे आगे हो गया, आवाज आएगी। कोई बात नहीं। सर इसमें बराबर रखना मैं सर को कह के रखूंगा। अंशी गई। देखो बेटे, मैं आपसे बोल रहा था कि नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट क्या हो गया? जो नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होगा उसे नेचुरल नंबर का सेट बोलेंगे। होल नंबर का सेट, होल नंबर सेट का मतलब क्या हुआ? जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा उसे होल नंबर का सेट बोलेंगे। होल नंबर होता क्या है? स्टार्टेड विद 0, स्टार्टेड विद 0 कॉल्ड द होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टेड विद 1 कॉल्ड द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपकी सेट है, ये जो आपके बनते हैं सेट है। और सेट को किस तरीके से लिखते हैं? एक करली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा लिखेंगे, क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो मान वी हैव टू सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6। एक यूनिवर्सल ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। देखा बेटे, ये हमारे पास कुछ सेट है। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जिससे हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन कराएंगे अभी। और जो इसके सेट थ्योरी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है अभी आपको फिर से स्टार्टिंग से बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये लोग अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है, है ना। एक पढ़ चुके हो, पता है आप लोग पढ़ चुके हो, बाकी जो न्यू स्टूडेंट के लिए उनके लिए, है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि आपका एक पेरेंट सेट, जैसे ये रूम है, इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग एलिमेंट हो गए इस रूम के, तो रूम हम लोगों से बड़ा है, यानी हम लोग इस रूम के सबसेट हो गए। एलिमेंट का मतलब इसके सबसेट हो गए, आ रहा समझ में, ठीक है। अब इसी तरीके से यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक बिग सेट होता है, पेरेंट सेट जिसको बोल सकते हो आप। पेरेंट का मतलब
आप लोग पेरेंट को फॉलो करते हो, उसी तरह से जो सेट है वो सारे यूनिवर्सल को फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे यूनिवर्सल को फॉलो करेंगे। बात समझ में आया? जैसे हमारे पास सेट ए दिया 1 2 3 4 5 6, एक दिया 2 3 6 7, ये सेट है हमारे पास। बेटे इस सेट ए और सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा बताओ जो आपके यू में यू से मैच ना करता हो, ऐसा है कोई? अगर ऐसा कोई होता तो वो सेट यूनिवर्सल को फॉलो नहीं करता, यानी उस सेट को यहाँ से हटा दिया जाता। बात समझ में आया? यूनिवर्सल अगर लिख दिया तो सेट ए सेट बी इसके अंडर में ही आना चाहिए, उसके मतलब बराबर हो जाए वो ठीक है, ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? जैसे यहाँ पे आपको 9 तक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 कहीं लिख दिया तो यानी वो यूनिवर्सल सेट को फॉलो नहीं करता, उस सेट को यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर दो, मतलब ये बात समझ आ गया? अब जैसे देखो बेटे इसमें आपका होता है एक यूनियन आता है, क्या आता है? यूनियन। यूनियन यूनियन नाम से क्लियर है, यूनियन। यूनियन को हम यू से देखो ये यूनिवर्सल यू बनाएंगे, यू टाइप का, और जो यूनियन होता है यू शेप में होता है। इसको अगर आगे ऐसे कर देंगे ना तो यूनिवर्सल बन जाएगा, इसको आगे नहीं करना है, इसको यहीं तक बंद कर देना है, ठीक है? यूनियन नाम से क्लियर है। यूनियन यूनियन का मतलब क्या हुआ? एक टाइप से मिक्स होना, आरासन में मिक्स होना, जितने भी सेट हैं उनको मिक्स कर दो, ठीक है? उनको आपस में मिला दो और एक एलिमेंट एक ही बार लिखोगे, एक एलिमेंट एक ही बार लिखोगे। जैसे ए यूनियन बी मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब बेटे सेट बी लिखने जा रहे हैं लोग, तो सेट बी का एलिमेंट आपका 2 3 6 है, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 3 6 को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आपने लिख चुके, ठीक है? सेट में एक एलिमेंट एक ही बार होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 आपने लिख लिया, अब यहाँ 2 3 6 दोबारा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप? 7 लिखोगे। क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, दोबारा नहीं आएगा, नहीं समझे? ए यूनियन बी का मतलब हुआ दोनों सेट को आपस में मिक्स करके लिखना है आपको, कंबाइंड करके, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, याद रखना, ठीक है? बात समझ आ गया? इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब एक आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका जस्ट उल्टा। इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्ट करना, यानी एक ही पॉइंट होगा जो हमें मिलेगा, यानी कि कॉमन पॉइंट। अब आप कॉमन पॉइंट ढूंढो, कॉमन पॉइंट कौन कौन से है बताओ? ए और बी में कौन कौन से कॉमन पॉइंट है हमारे पास? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 6 है, बस एक कॉमन पॉइंट हो गया। क्लियर? इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटे? जो यूनियन होता है इसको हम ए और बी भी बोलते हैं। अगर कहीं ओ आर लिख के आ गया तो समझ जाना यूनियन है, और अगर कहीं पर ए एंड बी लिख के आ गया तो समझ लेना वो इंटरसेक्शन है। बात समझना? अगर कहीं एंड लिख के आता है तो उसको क्या समझना? इंटरसेक्शन। और कहीं पर ओ आर लिख के आ गया तो उसे क्या समझना है आपको? यूनियन समझना है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट क्या होता है? ए माइनस बी। डिफरेंस सेट का मतलब होता है those element of set A does not contains in set B, यानी कि set A के वे एलिमेंट जो set B में कंटेन ना करें। बात समझना? set A के वे एलिमेंट जो set B में ना हो। अब set A के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो B में नहीं है? देखो 1 नहीं है, लिख दिया। 2 है, नहीं लिखा जाएगा। 3 भी है, इसको नहीं लिखोगे आप। 4 नहीं है, इसे लिखोगे। 6 है, नहीं लिखोगे। 5 भी नहीं, इसे लिख दोगे। मतलब सेट ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो, सेट ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट कंटेन्स इन सेट बी, ठीक है? सेट ए के वे एलिमेंट जो बी में बिल्कुल ना हो, ठीक? इसको हम लोग अगर बोला, इसको अगर बोलते हैं तो इसको इस तरीके से बोलते हैं ए बट नॉट बी। क्या नाम देते हैं इसका? ए बट नॉट बी, या फिर इसको बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलेंगे? या तो ओनली ए बोलो या फिर ए माइनस बी बोलो। बात समझना है? जैसे मेरे कहने का मतलब ये बेटे देखो, एक सेट आपका ये है, एक सेट आपका बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए माइनस बी का मतलब समझते क्यों? इतना वाला पार्ट, बस ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेक्शन। जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। यानी कि अगर ये पार्ट आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इस पूरे से इस इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दोगे, निकल गया ए माइनस बी। मतलब जिसको हम ओनली ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनली ए। अगर कहीं पे ओनली ए आ गया कि ओनली ए बताओ, तो ओनली ए का मतलब हो गया ए माइनस बी। माइंड में रख लेना ये चीज, ठीक है? ए माइनस बी तो पता ही क्या होता है? ए बट नॉट बी, ए माइनस बी। मतलब इसके 3 नाम है।
या तो आप a माइनस बी बोलोगे या ओनली ए बोलोगे, a बट नॉट b बोलोगे, ठीक है। तो a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, अगर आप b माइनस से बोला जाए b माइनस से, तो b माइनस से का मतलब b के वो एलिमेंट जो a में ना हो। अब b के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है, चलो देखते हैं b के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है, बताओ कौन से नहीं है। 2 है यहाँ पर, नहीं लिखा जाएगा। 3 ए बी है, 6 ए बी है, 7 नहीं है, तो आप यहाँ 7 लिख दोगे। बात समझा क्या? आया समझ में? जैसे ये आप इसे देख लिया करो ना, ये पहले लिखा हुआ है, b पहले a बाद में है, तो आपको क्या देखना है, b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, a माइनस b मतलब a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। सिंपल बात समझ आ गया? क्लियर है? क्लियर है बात? अब ये आपका तो थोड़ा सेट थ्योरी से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, अभी और आपको एक्सप्लेन में करूंगा 4:30 में, है ना। अभी लोगों को डिवीजन कराऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग न्यू टॉपिक पे आ रहे हैं, सबसेट नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, ठीक है। सेट थ्योरी समझ आ गया था ना आप लोगों को? अंशिल, प्रवेश का आ गया था? बच्चों क्वेश्चन कर रहे थे, अभी मैं करवा दूंगा 4:30 पे, इन लोगों का भी हो जाएगा, तब तक कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। बेटे आज हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, देखो स्टेप बाय स्टेप हर एक कंडीशन से मैं आपको जैसे डेफिनेशन बताऊंगा उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, एक साथ सारा नहीं बताऊंगा तो बोर हो जाएगा ना, बोरिंग लगेगा क्लास, ठीक है। डेफिनेशन बताने के बाद उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। जब एक डेफिनेशन बताऊंगा फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके का चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताया जाएगा। जैसे बेटे सबसे पहले आप आ जाओ रिलेशन, हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे पहले। रिलेशन जैसे कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 और एक सेट भी हमारे पास है 4 5, एक सेट हमारे पास है 4 5। ध्यान से देखना, रिलेशन एंड फंक्शन का मैं डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले। तो पहले आप रिलेशन के बारे में समझो, रिलेशन होता क्या है, फिर हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग सेट थ्योरी से समझते हैं इसको, रिलेशन को। एक टाइप का रिलेशन तो ऐसे हो गए, जो दशरथ है, दशरथ के हमारे 4 पुत्र है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का रिलेशन है, ठीक। ये क्या है, ब्लड रिलेशन, है ना, मतलब एक टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब मैं नंबर का रिलेशन होता है ऐसे कि आपको एक नंबर ऐसा लिखना है कि उनका डिफरेंस 2 है। बेटे बता ना, एक नंबर इनमें से ऐसा उठाओ आप और इनमें से एक नंबर ऐसा उठाओ कि उनका डिफरेंस ऑड आए, ऑड, ये भी तो एक रिलेशन है। जैसे 1, 4, 1 और 4 का आपस में डिफरेंस करोगे 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और भी आएगा, 1, 4 1, 5 नहीं हो सकता, 2, 4 नहीं हो सकता, 2, 5 होगा, 3, 4 होगा। तो ऐसे आपका एक कंडीशन दे देगा कि आप इसके बीच में रिलेशन निकालो, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा कि आप रिलेशन निकालो। तो मेन एक्चुअल हमारा रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, पहले हम कुछ टॉपिक पे आते हैं। तो रिलेशन का मतलब होता है बेटे ऑर्डर पेयर। रिलेशन सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा ऑर्डर पेयर। क्या सीखना पड़ेगा? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? A क्रॉस B। जैसे अभी आप लोगों ने यूनियन पढ़ा, आपने इंटरसेक्शन पढ़ा, आपने माइनस पढ़ा, ये अब आपका आ गया A क्रॉस B। अगर कहीं A क्रॉस B लिखा है, मल्टीप्लाई की तरह है, आप A मल्टीप्लाई B रीड नहीं करोगे, आप इसको A क्रॉस B रीड करोगे, ठीक है। A क्रॉस B, A क्रॉस B अगर आता है तो ये समझ लेना ऑर्डर पेयर है। क्या है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब जैसे देखोगे, आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है, 1 2 3 4 5, ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है। सेट A के एलिमेंट लिख दिया, सेट B के एलिमेंट लिख दिया। अब मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ? 5 के साथ। ऐसे 2 का रिलेशन किसके साथ? 4 के साथ। 2 का रिलेशन 5 के साथ। 3 का रिलेशन 4 के साथ। 3 का रिलेशन 5 के साथ। ऐसे रिलेशन बनाएंगे हम लोग। तो A क्रॉस B का मतलब ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब 1 को हम 4 के साथ लिखेंगे ऐसे, फिर 1 को हम लोग 5 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 5 के साथ लिखेंगे, फिर 3 को 4 के साथ लिखेंगे और 3 को फिर
5 के साथ लिखेंगे। ये हमारा हो गया A क्रॉस B, यानी कि कितने ऑर्डर पेयर हो गए? 6 ऑर्डर पेयर हो गए। देखो काउंट करके 6 ऑर्डर पेयर है कि नहीं है? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ऑर्डर पेयर हुए। कैसे हुए 6 ऑर्डर पेयर? बेटे सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। यानी अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना हो तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है क्या? m मल्टीप्लाई n, ऑर्डर पेयर m मल्टीप्लाई n कर देना। m का मतलब सेट A के एलिमेंट, n का मतलब सेट A B के एलिमेंट। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएगा। बात समझ आया? ऑर्डर पेयर कैसे बनता है पता चला? ऑर्डर पेयर बना लोगे ना? कैसे बनेगा ऑर्डर पेयर? बहुत सिंपल है ऑर्डर पेयर बनाना। ऐसे 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अच्छा B क्रॉस से बताओ क्या होगा? B क्रॉस से अगर आप निकालोगे तो B क्रॉस से क्या होगा? 4 1 फिर 4 1 4 2 4 3, फिर आपका हो जाएगा 5 1 5 2 और 5 3। ये बन गया आपका B क्रॉस से। तो बेटे मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर है क्या? आप बताओगे नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? सिंपल सी बात बताओ। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका x कोऑर्डिनेट 4। अगर मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखूं बिल्कुल अलग हो गया। आ रहा समझ में? तो ये A क्रॉस B B क्रॉस A आपका बराबर नहीं होता। ये भी प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? क्या A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल होता है? तो आप सीधा बना कर दोगे नहीं होता। कुछ स्पेशल केस में होता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, कुछ ऐसे केसेस होते हैं मिक्स्ड फंक्शन के जो कि वहां होता है, जो कि आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है। बहुत सिंपल फंक्शन दिया गया है, इतना डिफिकल्ट केसेस नहीं दिए गए हैं, ठीक है? आपके सिलेबस में केवल मेन नंबर से रिलेटेड ही है ना? तो हम लोग नंबर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक? तो यहाँ पे उतना लंबे नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नंबर में तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हर असल में A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे अब देखो ध्यान से बेटे एक चीज और है, नंबर ऑफ रिलेशन अगर आता है, ए बी एग्जाम में आ जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितना होगा? तो इसका भी आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का 2 पावर m by n, 2 पावर m by n। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन है तो आप कैसे बताओगे? m के कितने एलिमेंट है बेटे? 3। b के कितने हैं? मतलब यहाँ 3 यहाँ 2, तो 2 पावर कितना हो गया? 6। तो 2 पावर 6 का मतलब कितने रिलेशन आ गए? 64। 2 पावर 6 यानी 64 रिलेशन आ गए। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालना हो तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये हो रहा है सर नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनाएंगे? 64 कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबिलिटी है? 64 पॉसिबिलिटी होती है। देखो अगर आपका ऐसा भी हो सकता है, एक का रिलेशन 4 के साथ एक रिलेशन, एक अलग-अलग एरो डायग्राम बनाए, एक के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, फिर उसके बाद कंबाइंड 1 2 के लिए जो हम अब पेयर दिखा रहे हैं वो अलग-अलग दिखाएंगे। 1 के साथ हम इसके साथ 5 के साथ, इस तरह से बहुत सारे बनेंगे असल में। तो काउंट कर, अब उसको बनाने के लिए कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2 पावर m by n। दो सेट रहेगा, एक सेट A रहेगा, एक सेट B रहेगा, इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 पावर लगा देना, सिंपल। या सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं, 6 ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर कितने हैं? 6, वही 2 पावर 6 हो जाएगा। बेटे जितने ऑर्डर पेयर होगा ना वो 2 का पावर बन जाएगा, वो नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ जाएगा। ऑर्डर पेयर कैसे निकलता है? m मल्टीप्लाई n करके। अगर सेट A में 4 एलिमेंट है, सेट B में 2 एलिमेंट से नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे? 8 होंगे। होगा कि नहीं होगा? करो। एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट है और एक सेट B है उसमें 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। और नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 पावर 8 हो गया। बात समझ आया कि नहीं? 2 पावर 8 हो गया। तो ये आपका नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, यानी कि ऑर्डर पेयर के बारे में बता दिया मैंने आपको और नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बता दिया। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये और ये है ना, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक? ये तो था रिलेशन का कॉन्सेप्ट, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज मैं रिलेशन में आपको बताऊंगा कि कभी कभी आ जाता है रिलेशन बनाने को, इस तरीके के रिलेशन बनाने को दे देता है कि आप ऐसा रिलेशन बनाओ इन दोनों सेट का जिनका डिफरेंस इवन हो, जिनका डिफरेंस क्या हो? इवन हो। बनाओ तो कैसे बनाओगे आप बताओ? एक तो बनेगा 1,5 बन गया, और फिर एक क्या बनेगा? 1 के साथ 4 तो हो ही नहीं सकता, 2,4 बनेगा, और बताओ 3,5 हो गया, बस यही हो गया।
आ रहा समझ? कंडीशन अगर लगा दिया कि x बिलोंग्स टू a, इसे बिलोंग्स बोलते हैं बेटे, इसको हम लोग बिलोंग्स बोलते हैं। ये बिलोंग्स का साइन है, नहीं आज जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए इसे बिलोंग्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये x के एलिमेंट्स है ना वो a के ही होने चाहिए, आप b का नहीं ले सकते। आ रहा समझे? b का नहीं ले सकते, मतलब आपके माइंड में हो सकता है ये चीज आए सर इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं, 5,3 भी तो लिख सकते हैं, इसको क्यों नहीं लिखे आप? तो यहाँ पे एक कंडीशन दिया होगा x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, मतलब जो x है वो आपका सेट a के होना चाहिए और जो y है वो सेट b का होना चाहिए, तो आपका वही रहेगा। बात समझ में आ गया? अब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, अगर ये कंडीशन ना दिया होता तो आप इसको रिवर्स कर सकते थे। आ रहा समझ में? यानी कि 5,3 भी लिखते, 4,2 भी लिखते, 5,1 भी लिखते, अब नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन लगा दिया x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका a है और y कोऑर्डिनेट आपका b है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? समझ आ गया? बेटे ये तो था रिलेशन से रिलेटेड, इसे नोट करना, नोट कर लो, फिर मैं फंक्शन बताता हूँ आपको, है ना? फिर मैं इसके बाद फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, नोट करना है। फार्मूले नोट कर लो, भूल जाएगा ये फार्मूला भूल जाएगा। हो गया बेटे? आ गया? अच्छा इसे हम लोग ये जो आपका, अगर मैं आपसे बोलूं इसका डोमेन बताओ क्या होगा? डोमेन सर किसका डोमेन? इसका डोमेन a क्रॉस b का। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना उसको डोमेन बोलते हैं हम लोग। फर्स्ट कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? डोमेन। और सेकंड कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? रेंज। तो अगर डोमेन पूछेगा तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या क्या है बताओ? 1 को दोबारा फिर नहीं लिखोगे, 2 और फिर इसके बाद क्या है? 3। ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या है? जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट क्या है? 4 है और 5 है, ये रेंज हो गया। आगे जो आपका फर्स्ट, हाँ ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया, है ना? आगे समझे? तो एक को डोमेन होता है, लेकिन को डोमेन अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब फंक्शन आएगा वहां समझना है। आ रहा है? डोमेन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, बस सिंपल है ना? मतलब x कोऑर्डिनेट को डोमेन, हां 3 नहीं मिलेंगे। अच्छा a क्रॉस a ट्रिपलेट मिलेगा आपको, a क्रॉस a 3 निकालने को मिलेगा, लेकिन उसमें डोमेन रेंज इस तरीके से नहीं निकालोगे। जब 2 कोऑर्डिनेट होंगे तभी आप निकाल सकते हो डोमेन। बात समझ में? डोमेन निकाल सकते हो। हां जैसे एक क्वेश्चन आप तुम्हारे कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन में दिख रहा हूं, देखो ध्यान से। a अभी इन्होंने पूछा इस तरह का 3 हो सकता है, देखो a क्रॉस a ये 3 बार लिखना पड़ेगा, इसको हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना? तो a क्रॉस a, तो यहाँ पे एक सेट हमने ले लिया -1 ले लिया वही से। पहले बेटे आप 2 का निकालोगे, एक साथ 3 का तो कभी नहीं निकाल पाओगे। पहले या तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो या तो फिर आप इस तरीके से अलग अलग निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं आप पहले दो का निकाल लोगे, फिर तीसरे का निकालो। हाँ तो a क्रॉस a पहले निकालते हैं। चलो देखो कैसे निकालेंगे? -1 बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। -1 लिख दिया, फिर -1 ये लिख दिया, 1 लिख दिया और 1 लिख दिया। आया समझ? हो गया। फिर क्रॉस, फिर a की वैल्यू क्या है? -1 और 1। इजी करने के लिए एक काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं, इसको c और इसको d लेट कर लिया यार। समझो इजी करने के लिए ABCD मान लो। हाँ वो प्रैक्टिस के लिए बात है ना, ABCD। जैसे देखो बेटे आपका a क्रॉस a 3 बार लिख दिया मैंने, 3 बार बताओ a क्रॉस a की वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करोगे? पहले a क्रॉस a और फिर a, इनको आप एक ब्रैकेट में लिख दो और बगल वाले जो तीसरा है ना, नहीं जैसे ये बोला गौरव का क्वेश्चन ये है कि अगर 3 क्रॉस हो, ट्रिपलेट हो, तो फिर कैसे करेंगे हम लोग, है ना? तो उसके लिए 3 होगा, a क्रॉस a 3 होगा। आ रहा सर? हाँ ऊपर 2 है, कोई बात नहीं, तो पहले a क्रॉस a निकाल लो आप। ऊपर से 2 5 आपको ये निकालना है a क्रॉस a, तो
तीनों एक साथ नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले इतने का निकाल लिया। एक राशि तो निकाल ही लोगे ना, एक राशि में 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, देखो यहाँ पे -1 -1 आ गया। इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया, इसको डी लेट कर लिया, आया बेटे समझे। और फिर -1 1, फिर इसके साथ पेयर फिर से बनाओगे आप, a -1 a1 b -1 b1 c -1 c1, इस तरह से हमारे पास ये बन के आ जाएंगे, आ गया। और फिर ABCD की वैल्यू पुट कर देना, a की वैल्यू क्या रखना, a की वैल्यू रख देना ऐसे -1 -1 -1 लिख दिया, फिर a की वैल्यू -1 -1 1 ऐसे लिखते चले जाना, ट्रिपलेट बन गया। इसमें डोमेन रेंज नहीं निकाल सकते, इसमें बस कर आप ये बता दिए कितनी ट्रिपलेट बनेंगे, आ रहा समझ में, बात आया ना। आगे बढ़े सर, क्लियर है। फंक्शन पे आऊं, रिलेशन समझा गया। चलो फंक्शन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो एक बार फंक्शन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे सवाल पे। बेटे 10th में तो सभी के पास मैथ रहा होगा, है ना। 10th में आप लोग एक स्ट्रेट लाइन पढ़ते रहे होगे, लाइन का इक्वेशन ऐसे होता रहा होगा, y = x + 1 ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, और वहां ग्राफ बनाना सीखे होगे आप लोग, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करो तो आपका y = कुछ आता था 1, है ना। x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू 2 निकल के आता था, x की वैल्यू 2 पुट करो तो y का रिजल्ट आता था, है ना, बनता था। आप वैल्यू पुट करते कभी कोई ऐसा रिजल्ट आपको मिलता था कि एक रिजल्ट पर, एक आंसर पे 2 रिजल्ट दिखाए, कभी नहीं मिलेगा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इस y को अब हम लोग fx पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, f(x), ये बन गया फंक्शन, क्या बन गया, फंक्शन। जो y = हम लोग पढ़ते थे 9th 10th में, अब वहीं पर हम y की जगह पे f(x) पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, f(x), जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में अगर मैंने बोला कि 1 पुट करो तो आपका रिजल्ट आएगा 2, मैं बोलूंगा -1 पुट करो तो आपका रिजल्ट आएगा 0, मैं बोलूंगा 2 पुट करो तो आपका रिजल्ट आएगा 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको रिजल्ट मिलता हुआ जा रहा है ना। कोई ऐसा है नंबर आपके पास जो एक रिजल्ट पे 2 रिजल्ट, एक रिजल्ट पे 2 मतलब 2 आंसर दे दे, सर एक नंबर पे 2 आंसर दे दे, कोई ऐसा हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब कोई ऐसा है कि जैसे 1 है, 1 पे आपको 2 आंसर मिल जाए, ऐसा कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर नहीं होगा, होगा कोई नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शन के 2 कंडीशन याद कर लो, फंक्शन का 2 कंडीशन याद कर लो कि डोमेन का एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बनाएगा बेटे। मैं बता देता हूँ किस तरीके से याद करोगे ग्राफ से, तो आपको माइंड में रहेगा ये चीज, है ना, आपके माइंड में ये चीज रहेगा। ये फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, इसके 2 इमेज बन गए तो फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन होता है। रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनता था ना, 1 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ बनाते थे। फंक्शन में क्या होगा, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बनेगा, पहला कंडीशन क्लियर है, कंडीशन है एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं बनेगा। और दूसरा कंडीशन, इस डोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके अपने इमेज होने चाहिए, नहीं समझे, डोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके इमेज होने चाहिए, सबकी इमेज हो, आ रहा समझ में, लेकिन कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बस 2 कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक। फंक्शन में 2 कंडीशन याद होना चाहिए। पहला, डोमेन का एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बनाएगा, डोमेन का एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं बनाएगा। दूसरा कंडीशन, डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, बात समझे, सबका अपना इमेज होना चाहिए, क्लियर। मतलब जो हम पुट कर रहे हैं उनमें आंसर मिलना चाहिए, बात ये है, जो हम पुट कर रहे हैं ना आंसर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली हो जाए। अब आपके पास ये नंबर fx = x + 1, कोई नंबर ऐसा बताओ जो ब्लैंक हो जाए, कोई भी नंबर ब्लैंक नहीं होगा। 1/2 पुट करोगे तब भी रिजल्ट आएगा, √3 पुट करोगे तब भी रिजल्ट आएगा, तो फंक्शन होगा ही नहीं बेटे, रिलेशन हो जाएगा और रिलेशन बन जाएगा, है ना, आ रहा समझो, फंक्शन ही नहीं बनेगा। फंक्शन इक्वेशन है, हां, फंक्शन ऑफ x = 1/x, हां, और x की वैल्यू 0 रखते हैं। एक सेकंड बेटे, एक सेकंड, f(x) = 1/x, है ना, फंक्शन है। अब जैसे x ≠ = 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि जो इसका डोमेन है ना वो 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/0 तो मेरा नॉट डिफाइन होता है। हाँ, ये दिया होगा आपका, वो कंडीशन दिया होगा x ≠ = 0, क्योंकि तभी वो फंक्शन बनाएगा, तो फंक्शन क्रिएट ही नहीं करेगा।
और फंक्शन के क्वेश्चन में चीज जरूर देगा, है ना? आ रहा है, डोमेन के साथ ही लिख के देगा सर बस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज होता है? नहीं डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन रेंज के इक्वल हो सकता है ना? दो एलिमेंट डोमेन के एक रेंज जैसे हाँ, जैसे यहाँ पे हमारे कोशिश करने का मतलब ये है 1 2 3 है, यहाँ हमारा 4 5 6 है, तो 1 का 4 2 का 5 3 का 6 इस तरीके से बोलते हैं। हाँ, वो का फंक्शन होगा, इसे हम नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ अगर फंक्शन हमारे रेंज में एक ही एलिमेंट है, हाँ हमारे पास 3 डोमेन है, अच्छा पॉसिबल है? आपका ये है ना 1 2 3 है और यहाँ पे आपका 4 है, ये पॉसिबल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ये सारी चीज पढ़ाऊंगा। अभी तो फंक्शन का डेफिनेशन बता रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी सारा चीज पढ़ाऊंगा, है ना? पहले मुझे ये बताओ फंक्शन का डेफिनेशन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहला कंडीशन, डोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा। बात समझ में आया? डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा। माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो, ये ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ बचना नहीं चाहिए, बस ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर? आगे समझ में? अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब जो कॉन्सेप्ट है वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बेटे हमारा सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। दूसरा है ऑन टू फंक्शन। इस ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव। ठीक है? अगर मेरा फंक्शन 1 1 1 2 दोनों है, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब क्वेश्चन ये उठा 1 1 होता क्या है? नाम से क्लियर बेटे, 1 1 का मतलब एक इमेज। 1 1 का मतलब क्या हुआ? एक इमेज। ध्यान से देखना, पहले इसके बारे में समझना आप लोग। ये जैसे मेरे पास है ABCD EF, बेटे एक इमेज बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए। फंक्शन क्लियर है? 1 1 फंक्शन क्लियर है कि नहीं? एक चीज समझते जाओ, फिर कंबाइंड अभी करूंगा मैं। पहले एक चीज समझो। 1 1 समझ आ गया? एक इमेज बनेगा, एक इमेज बनेगा। अब देखो ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में जैसे हमारे पास ABC है या DEF है, ये भी आपका क्या है? ऑन टू में कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन। नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन। बेटे फंक्शन की प्रॉपर्टी, फंक्शन तो देखो ये अपने माइंड से हटा दो कि ये चीज यहाँ पे एक एलिमेंट दो इमेज बनाएगा, इसका एक एलिमेंट दो इमेज कभी नहीं बनाएगा। देखो कंफ्यूज हो रहे हो? देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया था, एक मिनट मैं पहले आपका ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। देखो ये चीज नहीं होना चाहिए। इससे देखो, इसमें A का D का है और B का D है, फंक्शन है। एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, इसके कई बन सकते हैं, इसके आपके कई बन सकते हैं। बात समझ में आया समझ में ना? तो यानी बेटे आपका कोड ऑन टू का मतलब समझ में आया? कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना। अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं। अगर मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट बच गया, यहाँ पे कोई एलिमेंट बच गया, तो उसे क्या बोलेंगे? समझा? उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? अगर हमारा कोई एलिमेंट बच जाता है तो उसे हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। बात समझ में आया? चलिए इनटू फंक्शन के बारे में भी देख लो। फिर अभी कंबाइन करके मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, टेंशन ही मत लो, अभी सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पर एक बार समझ लो बस, इनटू ऑन टू इनका डेफिनेशन समझ लो बस। इनटू मेनी वन ध्यान से देखना। हाँ मेनी वन, हाँ मैं बता रहा हूँ, सारा बताऊंगा, सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। मुझे पता है कहाँ मुझे पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे। 1 मिनट के लिए बस 5 मिनट मुझे दो, बस देख लो ध्यान से। 1.5 घंटा दे रखा है, 5 मिनट नहीं, इसको समझने के लिए 5 मिनट। देखो
पहले तो आप ये समझो 1 1 बेटे, पहले तो एक बात बताओ 1 1 जिसके एक एक इमेज है, क्लियर? पहले बताओ, वो सब भूल जाओ अभी क्या बताया। 1 1 का मतलब जिसके एक एक इमेज है, क्लियर? ऑन टू का मतलब हुआ कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ये क्लियर है? ऑन टू में क्या हुआ? कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबके अपने प्री इमेज होना जरूरी है, ठीक है? क्लियर हो गया? इनटू का मतलब हो गया, इनटू का मतलब कि हमारा कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच सकता है, कोडोमेन में बच सकता है। हाँ कोडोमेन में बच सकता है। और मेनी वन में क्या हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज बन जाते हैं, एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि ये मेनी वन ऑन टू है तो बिल्कुल सही है, मेनी वन ऑन टू। देखो मेनी वन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, ऑन टू इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है। बात समझ में आया ना? अगर मैं इसे बोलूं आपको 1 1 और इनटू तो कहना बिल्कुल सही है, 1 1 और इनटू 1 1 100% है, एक एक इमेज बना रहा है और एक एलिमेंट आपका बच रहा है, एक एलिमेंट आपका बच रहा है। बात समझ में आया? यानी ये आपका 1 1 भी है और इनटू भी है, क्लियर? बात समझ में आया? मतलब इसको आप बोल सकते हो 1 1 एंड इनटू भी बोल सकते हो, 1 1 एंड इनटू। और इसको आप बोल सकते हो मेनी वन एंड ऑन टू, इससे बोल सकते हो आप मेनी वन और ऑन टू। यहाँ कुछ बचा देते हैं, 6 लिख दिया, इनटू बच गया, इनटू लिख दिया। और यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग मेनी वन ऑन टू। आ रहा बात समझ में? सही है, क्या लिखा है? मेनी वन ऑन टू आगे कहाँ पे? ये नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन, नो एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन, ठीक है? बात समझ आया बेटे? क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। अरे आप कोडोमेन और रेंज में था। सर एक बार रिपीट कर दो बेटे सब बताऊंगा, फिर बताऊंगा, पहले 1 मिनट पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ध्यान से देखना। चलो आप लोग बताओ मुझे ये कौन सा फंक्शन है? ये क्या 1 1 है? पहले मुझे इसका जवाब दो। एक मिनट, मेनी वन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेनी वन है, मेनी वन है और इनटू है। इनटू इसलिए एक एलिमेंट बचा हुआ है। बात समझ आया? यहाँ मैंने डी लिख दिया, बी के साथ 3 बना दिया, अब ये मेनी वन ऑन टू बन जाएगा, मेनी वन ऑन टू बन जाएगा। बात समझ आ गया? ऑन टू में कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? अब बड़े आप पूछ रहे हो कोडोमेन और रेंज, अंशी पहले तो इसे समझ लो, क्लियर है कॉन्सेप्ट है? इनटू और मेनी वन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब देखो कोडोमेन और रेंज की जो बात है ना, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। कोडोमेन के लिए कंडीशन जब तक दिया नहीं होगा कोडोमेन नहीं निकाल सकते। जैसे ऐसे कंडीशन देगा R फ्रॉम A टू A और कोई सेट A दे देगा, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे कोई सेट दे देगा, तो इसका मतलब ये हो गया ना, जो ये एरो के बाद लिखा होता है ना, जो एरो के बाद लिखा होता है ना, यही कोडोमेन है। ठीक है सर। तो कोडोमेन के लिए कंडीशन जब तक दिया नहीं होगा ना, तब तक कोडोमेन आप नहीं निकाल सकते। बात समझना है? R फ्रॉम A टू A मतलब A टू A, A टू A, R फ्रॉम A टू A, तो ये वाला जो है आपका डोमेन है और इधर वाला जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन है, ठीक है? और रेंज क्या होता है? जो इमेज बनता है, जो इमेज बनता है, जो एरो के साथ जो इमेज बनाते हैं ना, वो रेंज होता है। नहीं समझे? बात समझ आया ना? जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका इमेज क्या है, तो आप बताओगे DEF, कोडोमेन क्या है? अभी तो यही देख के बताओगे DEF। हमारे पास जब कुछ है नहीं तो हम DEF कोडोमेन भी बताएंगे और DEF को रेंज भी बोलेंगे, दोनों काम बोलेंगे। बात समझे? जब हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, जो हमें दिख रहा है सामने। ये यहाँ पे DEF 4 5 6 हमारा ये कोडोमेन भी है और रेंज भी है। नहीं रेंज तो 4 5 है सारे स्टूडेंट। रेंज क्या है? रेंज 4 5 है, 6 का तो कोई इमेज ही नहीं बनता है, प्री इमेज ही नहीं है 6 का। नहीं समझे? बेटे ध्यान से सुनना एक बात और, 1 का इमेज 4
2 का इमेज 4, 3 का इमेज 4। अगर मैं उल्टा बोलूं तो 4 का प्री इमेज, अगर यहां से बोलोगे तो प्री इमेज का नाम बोलोगे, यहां से बोलोगे तो इमेज का नाम बोलोगे, और यहां से बोलोगे तो प्री इमेज का नाम बोलोगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं ए का इमेज क्या है तो बताओगे डी, बी का इमेज क्या है ई, और मैं आपसे बोलूं एफ का प्री इमेज क्या है, एफ का प्री इमेज सी। मतलब प्री इमेज जब बोलूंगा तो आप यहां से बोलोगे, बात समझ में? और जब इमेज बोलूंगा तो यहां से बोलोगे। क्लियर? बात समझ आ गया ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी और जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सर हाँ, जैसे मिनिमम के अंदर 6 की कोई डोमेन नहीं है, तो आप प्री इमेज नहीं है, तो उसे रेंज नहीं बोलेंगे, नहीं रेंज इसको नहीं बोलेंगे। तो 6 का बोलेंगे। 6 एक एलिमेंट हो गया, को डोमेन का एलिमेंट हो गया। और डोमेन का को डोमेन आप इसमें वही बोला मैंने, आप इसमें को डोमेन बोल सकते हो 4 5 6 है ना, और रेंज बोलोगे 4 5 बस तो लिख रहा है। डोमेन में तो सारा आ गया, और रेंज में आपका केवल 4 5 होगा, 6 नहीं होगा, है ना। को डोमेन में तो सारा आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। क्लियर? आ गया समझ? अच्छा बेटे एक बात और, जो फंक्शन 1 1 और 1 2 होते हैं ना, जो फंक्शन 1 1 और 1 2 होते हैं वो आपके बाइजेक्टिव होते हैं। मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होते हैं वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। बात समझा? जो फंक्शन मेरा 1 1 भी होता है 1 2 भी होता है, ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव बोलेंगे। अब मैं कुछ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम में आते हैं सब्जेक्टिव है वो। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, जब ये दोनों होगा तभी आप बाइजेक्टिव बोलोगे। मतलब जब 1 1 1 2 होगा, जब 1 1 1 2 होगा तभी वो बाइजेक्टिव होगा। मतलब जब वो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होगा तभी वो बाइजेक्टिव होगा। बात समझ रहे हैं बेटे? कोई सुनो एग्जांपल से एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लीजिए, आप लाइन फिर से बता दो आप क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ऐसे फंक्शन को कंबाइंड क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। ठीक है, और जब दोनों कंबाइंड होगा तो बाइजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया बेटे? जैसे आपके पास ये एग्जांपल है x + 1। x + 1 एक लीनियर फंक्शन है कि नहीं है? x + 1 एक लीनियर फंक्शन है बेटे। x + 1 अगर लीनियर फंक्शन आता है ना तो आंख बंद करके आप 1 1 1 2 पे टिक करके आ जाना, वो होगा, कोई रोक नहीं सकता। 1 1 1 2 अगर लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का मतलब x + 1 x + 4 2x + 3 2x - 4 3x + 5 क्वाड्रेटिकली चेंज होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिकली चेंज होता है। लेकिन अगर ये लीनियर फंक्शन आता है ना 2x केवल आ गया, केवल 2x आ गया, आ रहा समझ में, तो वो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू 101% होता है। यानी आप उसमें बाइजेक्टिव पे डायरेक्ट टिक करके आ सकते हो, कहीं भी देखो। अगर कहीं पर फंक्शन में आपको x + 1 लीनियर फंक्शन आता है, लीनियर, अगर लीनियर फंक्शन कहीं भी फंक्शन में तुम्हें देखने को मिल जाए ना और नीचे ऑब्जेक्टिव दे दे कि क्या होगा, 1 1 होगा 1 2 होगा, तो आप सीधा 1 1 1 2 पे टिक करके आना, 1 1 1 2 पे तुरंत टिक मार देना, वो सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, बात सुनना है? कुछ चीजें होती है डायरेक्ट सीखना चाहिए। अगर तुमने अभी बोला कि सर पॉलिनोमियल हो तो x² हो तो क्वाड्रेटिक हो तो उसके लिए चेंज होता है ना, उसके लिए तो हमें एग्जांपल रख करके देखना पड़ेगा। बताऊंगा मैं, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर और क्लियर होगा। चलो हो जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटे एक बार, 7B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अभी कुछ बाकी रह रहे हैं इसमें, कंपोजिशन बाकी रह रहा है, अभी बताऊंगा, अभी नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते फिर कंपोजिशन। बहुत आसान है कंपोजिशन। देखो 7B ये आपका दिया गया है, एक सेट A है x y z और एक सेट B आपका दिया है p q r s। Which of the relation A to B are function? देखो
बेटे दिया है which of the relation on A to B are function। चलो चेक करना पड़ेगा, सारे हिडन ट्रायल्स हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन है या नहीं है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेटे पी है, क्यू है, आर है, एस है और एन दे रखा है। देखो सभी के बुक में है कि कुछ और है, देखना जरा एक्स कॉमा पी। चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक ऑप्शन जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताना है फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है, मैं बताता हूँ। ये देखो कैसे बनाओगे आप लोग एग्जाम में, तुरंत ऐसे कर देना, दो सर्कल ऐसे बना देना। सुनो बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, दो सर्कल बना देना। ठीक है, जो पहला वाला सर्कल है ना उसमें फर्स्ट कंपोनेंट लिखना, जो दूसरा वाला सर्कल है उसमें सेकंड कंपोनेंट्स लिखना। याद रखना एक कंपोनेंट्स एक ही बार लिखोगे, एक्स एक ही बार, वाई और जेड लिख दिया। सेकंड कंपोनेंट्स में पी क्यू आर एस। चलो x कॉमा p है ना, x का किसके साथ हो गया, फिर x कॉमा q। बेटे आगे चलने की जरूरत नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं आपका, फंक्शन है क्या, फंक्शन नहीं है, ये तो रिलेशन बन रहा है। ठीक, चलो दूसरा देख चेक करते हैं, बी ऑप्शन देखो, x y z s, x का s के साथ y s के साथ z, ये तो है, ये फंक्शन है, वेरिएबल है, वेरिएबल फंक्शन टाइप में आ गया, ये फंक्शन बन रहा है। चलो तीसरा चेक करते हैं बेटे, ऐसे चेक कर लो, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ऐसे देख सकते हो। y की दो इमेज बना रहा है, देखो एक तो p बना रहा है और एक q बना रहा है, ये पॉसिबल है नहीं फंक्शन। इसको देखो x y z, x का p आ रहा है, ये देखो देखते हैं बेटे x p y r z s बन तो रहा है, ये p है, हाँ r है ना, ये r है। ठीक है, ये देखो एक तो इसका b ऑप्शन आ रहा है और एक इसका d ऑप्शन आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहा है, b भी फंक्शन है और d भी फंक्शन है। पीछे देखो इसमें क्या है, इसमें तो दो आंसर करेक्ट दिख रहा है, पीछे आंसर आ रहा है। क्लियर बेटे, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहा है और थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होती है, सिर्फ बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ढूंढ लिया करो। पहला कंपोनेंट x के साथ p, x के साथ q अलग अलग है, तुरंत काट देना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे दूसरा देखना। आगे क्यों चेक करेंगे, अपना टाइम क्यों खराब करेंगे, बात समझ में आया? जब हमें पता लग गया कि एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहा है, हम आगे क्यों जाएंगे, बात समझ में आया? चलो हाँ बताओ, एक ऑप्शन है, ये तो दे दिया इन्होंने बुक में, ऐसा नहीं होता है ना, पेपर में एक ही ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x प्लस वाई, सेकंड क्वेश्चन है आपका,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा बगल में इस तरीके से लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे लिखा हुआ इन्होंने x y के बाद ऐसे लगा दिया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है और लिखा है x y बिलोंग्स टू r लिखा है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है पहले आप समझने की कोशिश करो। ये क्या है, x y मतलब ऑर्डर पेयर, मतलब क्या है ऑर्डर पेयर, मतलब जो आंसर है वो हमारा किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, मतलब डोमेन और रेंज के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट हम पुट कर रहे हैं तो हमें आंसर दूसरा वाला मिल रहा है, बात समझे। और ये जो ऐसे बड़ा सा एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया है ना, इसका मतलब होता है सच दैट, क्या होता है सच दैट। और वैसे इसके बाद मतलब जाने और ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सच दैट लिखा होता है, इसको सच दैट बोलते हैं। मतलब आपको ये बताता है एक्स वाई किस टाइप का है, एक्स वाई का जो हमारा कंडीशन है वो किस टाइप का बन रहा है ये बता रहा है। तो बता रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बन रहा है, मतलब y इज इक्वल टू आपका क्या बन रहा है 5 माइनस x बन रहा है। लीनियर फंक्शन आ गया कि नहीं बेटे, लीनियर फंक्शन आ गया ना। और लीनियर फंक्शन में बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है ना, यानी 100% ये हमारा 1 1 1 2 दोनों होगा। आ रहा समझ में, 1 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू भी फंक्शन होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है होगा ये। अभी मैं आपको अगर कहोगे तो प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ देखो 1 1 मैपिंग दिया हुआ तो 1 1 मैपिंग हो गया। अगर ऑन टू भी ऑप्शन होता तो ऑन टू पे भी हम लोग टिक कर देते, बात समझ में आ गया। अब देखो अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, इसे देखो प्रूफ करो। हां करो सर, देखो ध्यान देना, ये आपका रियल है, रियल टू रियल है ना, रियल टू रियल है। जब रियल टू रियल बोलता है ना तो आप 5 नंबर को सिलेक्ट कर लो अपने आप। मैं बताता हूं, अगर आपको एग्जांपल चेक करना है ना, रियल मतलब समझते हो जितना नंबर हम सोच सकते सारे रियल है, अंडर रूट नेगेटिव को छोड़ करके। 1 और 0.1 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर आते हैं बेटे, तो इतने सारे नंबर हम पुट करेंगे तो हमारा तो बरसों लग जाएंगे पुट करते करते, है ना, सालों साल लग जाएगा, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा 3-4 नंबर ले लेंगे। कौन कौन सा, -1 0 1 2 1/2, बस काफी है, इतना नंबर लेना काफी है हेल्प के लिए। इतने नंबर नहीं है, लाखों करोड़ों नंबर है, लेकिन इन नंबर से हमें हेल्प मिल जाता है, हमें पता चल जाता है 1 1 ऑन टू है या नहीं है। वही चीज इधर भी लिख लेते हैं, -1 0 1 2 1/2 लिख लिया बेटे, लिख लिया। अब ध्यान से देखना, -1 मैं पुट करने जा रहा हूं बेटे, -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 पे क्या आएगा, -1 पे 6 आएगा कि नहीं, बोलो। चलो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, कोई बात नहीं 5, और 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4, कोई नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 - 2 कितना होगा 3, ठीक है। 1/2 पे कितना होगा 10, कितना आएगा 0.5 4.5 है ना, 4.5 ये नहीं और आएगा 1/2 10 9 9 कितना आएगा आपका 5 - 1/2 9/2, हाँ 4.5, ठीक है 4.5 आ गया। अब बेटे आप बताओ मुझे, आपने जो जो नंबर पुट किया सब पे अलग अलग रिजल्ट आया कि नहीं आया, 1 1 तो कंफर्म हो गया, 1 1 कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। आप एक चीज पे पहले फोकस करो बेटे, ध्यान से सुनना, एक चीज अगर समझ गए पूरा समझ में आ जाएगा। एक चीज पे फोकस करना मुस्कान, एक चीज पे फोकस करो, इससे बस 2 मिनट। यहाँ पे 1 1 है कि नहीं है, 1 1 कैसे पता चला, जो एलिमेंट आप उठा रहे हो ना उस पे आपको अलग रिजल्ट दे रहा है। 1 1 कंफर्म हो गया, 1 1 है, क्लियर है। अब देखो ऑन टू है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको लग रहा होगा सर इतने सारे नंबर बच गए, क्या इसका कोई प्री इमेज नहीं है, 100% होगा। देखो आपको लग रहा है -1 हम ऐसा क्या पुट करें, आप कंफ्यूज हो रहे हो, हम ऐसा क्या पुट करें कि -1 आ जाए। वैसे नंबर छोटा है, आप तुरंत बता दो, सर 6 पुट कर दो, 6 पुट करने पे आपका -1 आ जाएगा, आप बता दोगे। लेकिन अब जैसे 1/2 बच गया, आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ गया, 1/2 कैसे हम लोग पता करें कि किसका प्री इमेज होगा। यहाँ पे ऐसा क्या रखे कि 1/2 आए, नहीं समझे, यहाँ पे ऐसा हम लोग क्या पुट करें बेटे यहाँ पर कि 1/2 आ जाए। अब ये सोचने लगे तो काफी टाइम लगेगा, है ना। तो इसके लिए क्या तरीका होता है कि 1/2 उठा के y की जगह रख दो, ये जो 1/2 है ना इसको y की जगह रख दो, रख दिया, x पे इधर ले आओ तो 5 - 1/2 तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 9/2, कितना हो जाएगा 9/2 आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे 9/2 पुट कर दें तो मेरा 1/2 आ गया। तो आप देख रहे होगे जो हम सोच रहे हैं वो बच भी नहीं रहा है, सबका अपना इमेज बना रहा है,
बना रहा है कि नहीं बना रहा है? 100% ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, मतलब ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? जो फंक्शन मेरा 1 1 1 2 दोनों होता है, क्लियर है? अच्छा ही बताओ मुझे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, fx = x² और x बिलोंग्स टू रियल, किस पे? रियल टू रियल है, ठीक है बेटे? जो हमारा फंक्शन है वो रियल टू रियल है। अब सोच के बताओ, रियल पे हम, मैंने अभी बताया ना, 4-5 नंबर याद कर लो बेटे, ये 4-5 नंबर याद कर लोगे ना, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बताओ 1 1 है 1 2 है, क्या है? चेक करो सर, दिखाई नहीं दे रही थी, छोटे-छोटे लिख दिया। बता दिया तो भूल जाता सर, है। चश्मे का नाम दे दे थोड़ा। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। fx = x² f from r to r। हाँ सर, ये सही है। सही है? हाँ सर। ये हमारा रियल टू रियल है ना? तो -1 0 2 1/2 -1 0 1 1/2, इस तरह से 4-5 नंबर आप पुट करना सीख लो, है ना? 2 1/2। बस अब बताओ क्या 1 1 1 2 है? चेक करके बताओ। 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, देखो तुरंत बता दिया, है ना? -1 पर भी आंसर बना रहा है और 1 पर भी आंसर बना रहा है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक? क्लियर? 1 1 फंक्शन तो नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू है कि नहीं है? मतलब -1 आपने पुट किया तो आपका आंसर बना गया, और 1 पुट किया तो आंसर बना गया, 0 पुट किया तो 0 आ गया, 2 पुट किया तो 4 आ गया, 1/2 पुट किया तो 1/4 आ गया। मतलब आप देख सकते हो 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू है या नहीं है? नेगेटिव हमारे सारे बच जाएंगे बेटे, नेगेटिव आप पुट कर ही नहीं सकते। यहाँ अंडर रूट नेगेटिव अगर पुट करोगे तभी आएगा, अंडर रूट नेगेटिव आप कर नहीं सकते, अंडर रूट नेगेटिव आप कर नहीं सकते, करो। अंडर रूट नेगेटिव इज नॉट रियल असल में, जबकि रियल कंडीशन दिया हुआ है तो आप भी पुट कर ही नहीं सकते, यानी नेगेटिव वाले तो सारे बच गए हमारे, और जब नेगेटिव वाले सारे बच गए तो ना तो ये ऑन टू है, लेकिन फंक्शन है, फंक्शन है असल में। कौन सा फंक्शन है? मिनिमम इनटू फंक्शन है असल में। 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, लेकिन मिनिमम और इनटू फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ गया कि नहीं? आ गया? आ गया तो इसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको नेचुरल टू नेचुरल ले लूं, यही क्वेश्चन सेम मैंने नेचुरल टू नेचुरल ले लिया बेटे, नेचुरल टू नेचुरल ले लिया, n टू n, तो आपको पता है नेचुरल 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। नेचुरल कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होगा, है ना? अब जरा चेक करो, क्या ये आपका 1 1 है? बेटे 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा पक्का, 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करोगे 9 मिलेगा, 4 पुट करोगे 16 मिलेगा। 1 1 तो बन गया हमारा, 1 1 तो है, -1 तो कर नहीं सकते हम लोग, है ना? अब ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू के लिए बेटे ध्यान से देखना, आप यहाँ √2 पुट करोगे तभी 2 आएगा, वो आप √2 कर नहीं सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऊपर नेचुरल दिया हुआ है, ऊपर आपका नेचुरल दिया हुआ है, बात समझ आया? जब ऊपर नेचुरल दिया हुआ है तो आप √2 तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और जब √2 नहीं कर सकते यानी कि 2 तो बच गया, 1 बच गया नहीं है। हम हजारों एलिमेंट क्यों देखने जाएं? हमारा 1 पे नहीं मिला ना तो नहीं होगा, हम हजारों नहीं देखेंगे, बात समझ आया? मतलब हमें मिल गया, पता चल गया कि 2 का कोई प्री इमेज है ही नहीं, 2 का नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो हमारा क्या है? ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? आ रहा बेटे समझ गए ना? ये तो मैं अलग से एक बता दिया आपको, ऐसे मिल सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक है? चेक करने के लिए तो ऐसे चेक करोगे। प्रवेशिका समझ आ रहा है? हाँ सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 में दिया गया है x = 4, बस ऐसे दे दिया इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये जो बगल में लिखा हुआ है x y is such that x = 4 और where x y belongs to r, क्या ये आपका फंक्शन है? क्या ये आपका फंक्शन है बेटे? केवल x = 4 दे दिया, फंक्शन है? बताओ सोच के। x = 4, x = 4 का मतलब क्या हम समझेंगे? हमारा ऑर्डर प्लेयर है ही नहीं बेटे, नहीं है सर, y कोऑर्डिनेट्स सर नहीं है, अरे भाई का जॉब करेगा, ये बोला जाएगा नहीं है सर, सर।
आंसर देख के बोल रहे हो? नहीं सर, वैसे बता रहे क्या है फंक्शन। फंक्शन? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे x = 4 की लाइन ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करते थे? x = 4। तो वहां आपको बताया गया था, आपके टीचर ने बताया था अगर x = 4 है तो y की वैल्यू 0 ले लिया, बताया था। और फिर आप इसको लाइन बना दो ऐसे, है ना, 4 0। देखो बन गया कि नहीं? 4,0 पैरेलल लाइन बन गया। लाइन बन गया कि नहीं बन गया? यानी फंक्शन का अगर हमारा ग्राफ बन रहा है, फंक्शन का ग्राफ अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन होगा। बात समझ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अगर हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना तो फंक्शन है, ठीक है। तो x = 4 आपका क्या हो जाएगा? एक फंक्शन है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? सर आंसर में तो नॉट अ फंक्शन है। नॉट अ फंक्शन है। दूसरा कौन से देखो? x y belongs to R। गलत देख लिया। पीछे देखो आंसर तुम लोग और किसी बुक में सही है। क्या है तुम्हारे में? क्या है? हाँ क्या है? कौन सा करा है सर? सही है। हाँ देखो ये तो नॉट अ फंक्शन ही है। तू बता। मैं आंसर देख रहा हूँ। तू पढ़ नॉट अ चलो x less than y। उसकी भी वीडियो है। चलो बेटे देखते हैं इससे क्या बात है। होना चाहिए फंक्शन है x = 4 है तो y हमारा, क्योंकि x y belongs to R दे दिया ना। x y belongs to R का मतलब क्या? हमारा रियल नंबर ही तो होते हैं। y belongs to R रियल नंबर। तो ग्राफ तो मेरा ड्रॉ हो ही गया इसका, है ना? आ गया समझ में? देखते हैं, चेक करूंगा मैं, चेक करके बताऊंगा इसे, है ना? ठीक है। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। f of x = 4। f of x = 4 यानी y = 4। x दिया है ना, हो सकता है x = 4, क्योंकि f of x = 4 होता तो कांस्टेंट फंक्शन ही नहीं, पैरेलल टू x एक्सिस तो बन सकता है, हो जाएगा। फंक्शन बनने के तो पूरे चांस है, चेक करूंगा है ना एक बार, क्योंकि बेटे फंक्शन बनने का पूरा चांस है। क्योंकि आपका लाइन जो आप लोग पढ़े होंगे क्लास, अगर किसी ने 11th में मैथमेटिक्स लिया होगा तो उसे पढ़ा होगा कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा होगा। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं, है ना, ये जो बताया मैंने अभी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, x y y x²। बताना प्रवेशिका एक फंक्शन है कि नहीं है? प्रवेशिका फंक्शन है? है कि नहीं है? है फंक्शन। अभी तो बता रहा था आपको fx = x², तो fx को y बोलते हैं बस, है ना। f of x का मतलब y, जैसे f of x = x² मैंने लिख दिया, है ना, तो f of x को ही हम y बोलते हैं, ठीक है। आ रहा समझ, ये फंक्शन आपका है, ठीक, y = x²। क्लियर? नेक्स्ट, हां नेक्स्ट, हां इनवर्स मैपिंग प्री इमेज, उधर वाला को उधर बोलते हैं। जैसे 1 का 2 बन रहा है, 2 का 3 बन रहा है, इधर से बोलेंगे हम लोग 2 का 1, 3 का 1, इस तरीके से। है क्या? अभी आगे आएगा। नेक्स्ट देखना बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, x < y। अब चलो देखते हैं क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, ये वाला। चलो ये देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया है x y x < y। चलो ये आपसे बोला है x y belongs to R, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, चेक करते हैं बेटे। x < y, चलो एक काम करते हैं हम लोग एक कंडीशन ले लेते हैं ऐसे, x की वैल्यू y से लेस है, x की वैल्यू y से लेस है। बेटे अगर मैं यहाँ पे एक 1 ले लूं, एक 2 ले लूं, तो सही है कि नहीं है? इसके अकॉर्डिंग है ना सही, और इसके अकॉर्डिंग अगर 1 और 3 ले लिया तब भी सही है। अब बेटे 1 के 2 इमेज दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए? तो ये आपका फंक्शन कैसे हो सकता है ना? ये फंक्शन नहीं समझे, नहीं आया। देखो फिर से
इसके अकॉर्डिंग आप दो पेयर बनाओ ना, x लेस देन y के अकॉर्डिंग दो पेयर बनाओ, कोई भी दो पेयर बनाओ। एक मैंने 1 2 ले लिया, देखना शिवानी, एक मैंने ले लिया 1 2 1 2 1 2 ले लिया। 1 2 का मतलब समझ रहे हो, हमारा x y से लेस है। अगर मैं 1 3 ले लूं तब भी तो सही है हमारा, x लेस देन y हो सकता है। अब ये आपका 1 है और ये आपका 2 3 है, तो 1 का आपका दो इमेज दिखा दिया तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े समझे, इधर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। डोमेन 1726, डोमेन का मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट हो डोमेन होगा। आप देख के बताओ इसमें फर्स्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 2, ठीक है। रेंज जो सेकंड कंपोनेंट्स होगा बेटे उसे रेंज बोलेंगे। आप बताओ सेकंड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 0, बस एक ही 0, बस ठीक है, सही है। अब फिर आगे दिया है डोमेन एंड रेंज y = x² रियल एंड पॉजिटिव रियल, रियल नेचुरल, रियल नन ऑफ दिस, रियल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है ऑप्शन यहाँ पे, पॉजिटिव रियल है ना, ठीक है। मैंने भी पॉजिटिव रियल दिया, हो सकता है आप लोग नॉन नेगेटिव दिया हो, क्या दिया है? नॉन नेगेटिव, एक ही बात है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है ना, क्लियर है? बात समझ गए बेटे? आने लगा। नेक्स्ट है द डोमेन द सेट x द फॉलोइंग फंक्शन इज इक्वल टू 1। ये आपका बनेगा कंपोजिट फंक्शन, मतलब इसमें आपसे बोला है द डोमेन ऑफ x विद द सेट 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इक्वल टू 1। मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसे क्या वैल्यू पुट करो कि जिस पर आपका सेम वैल्यू आ जाए। जैसे देखो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूं पहले वाले ऑप्शन में, बेटे पहला वाला ऑप्शन चेक करो बुक में, देखो बुक दिखाना जरा, बुक दिखा देना। हाँ, पहले वाले ऑप्शन में अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपका f ऑफ 1 = 1 आएगा और g ऑफ 1 = कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों पे 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, चेक करो, ठीक है। आगे सुनिए, नेक्स्ट देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है ना। f ऑफ -1 निकालना है। एक f ऑफ x = दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे पढ़े हो आप लोग। f ऑफ x = क्या दिया बताओ? f ऑफ x = दिया है आपका f ऑफ x = 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। f -1 क्या होगा? f ऑफ -1 क्या होगा? 1/2, सही है, 1/2। ऐसे 11 भी कर लेना, सिंपल है। अब देखो 12 आपका कंपोजिट फंक्शन शुरू होता है बेटे, कंपोजिट साथ साथ समझ लो। देखो क्या होता है 12 क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन, बड़ा नहीं होता है आपको, थोड़ी सी दिक्कत होती है। कंपोजिट फंक्शन देखो, कंपोजिट नाम से क्लियर है, कंपोज कर देना बेटे। मतलब हमारे पास दो फंक्शन हो गए, उनको किसी भी तरीके से आप उसे कंपोज कर दो, किसी भी तरीके से क्या एक रूल के अकॉर्डिंग उसे कंपोज कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कंपोजिट फंक्शन को लिखते कैसे हैं? f ऑपरेशन g, f ऑपरेशन gx = f ऑफ gx, ये हो गया कंपोजिट, ठीक है। GOF यानी कि g ऑपरेशन fx = g ऑफ fx, यानी उसे हम कंपोज कर देंगे इस तरीके से लिख के, ठीक है। f(gx) = देखो दोबारा बता रहा हूं, जैसे हमारे पास बेटे यहाँ पे तीन फंक्शन है, f ऑफ gx, ये हमारे पास f है, f फ्रॉम a to b, g फ्रॉम b to c, और ये आपका f(g) है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोज। f ऑफ x में कोई एलिमेंट होगा, इसमें कोई एलिमेंट होगा, इसमें कोई एलिमेंट होगा, तो जब इसको हम कंपोज करेंगे यहाँ से आता तो वो एक ऑपरेशन बनाता है f(g) का। मतलब जब कभी भी दो फंक्शन आपके एग्जाम में आएगा fx और gx और f(g) पूछता है या g और f पूछता है तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, o हटा दो, o हटा दो, o की जगह पे ब्रैकेट लिख दो ऐसे जी, क्लियर। फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ ये, ठीक है। g o f x तो g लगा दो और एक o हटा करके क्या लिख दो? fx लिख दो, बन गया।
बात समझ में आया? अब जैसे कैसे हम कंपोज करते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा हमसे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये देखो ऐसे देगा। देखो f of x इज इक्वल टू, मैंने लिखा x स्क्वायर और एक लिख दिया बेटे g x इज इक्वल टू 2x, ये लिखा है। ध्यान से देखना, ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है और एक gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना। यस सर। अब हमें निकालना है FOGX, FOGX कैसे निकालेंगे, देखो f ऐसे लिखो, f लिखा, देखना उसका f, फिर क्या लिखोगे, f के बाद क्या लिखोगे, ब्रैकेट, फिर f ब्रैकेट gx लिख दिया। अब gx की वैल्यू पुट करो बेटे, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू 2x प्लस 1 है कि नहीं, वो ट्रांसफर करते है ना। अब क्या करोगे, एक बात बताओ, g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, बराबर, तो g of y क्या होगा, y स्क्वायर, g of m क्या होगा, m स्क्वायर, g of गौरव क्या होगा, गौरव स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब f of 2x plus 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x plus 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आया कि नहीं आया, नहीं समझा, आगे ना बढ़े। f of x इज इक्वल टू, इस तरीके से हमारा निकल गया, और जब g o f x निकालना होगा, g o f x, g o f x फिर क्या आएगा बताओ, g f x, g f x किया, अब बेटे fx की वैल्यू पुट कर दो, fx की क्या वैल्यू है, x स्क्वायर। अब ये जो x स्क्वायर है ना, इसको बस x की जगह पर रख दो, जब x की जगह पर रख दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया कि नहीं आ गया, दोनों अलग अलग होते हैं, g o f f o g बराबर नहीं है यहाँ पर, है ना, क्लियर है, आया समझ में नहीं, एक बार समझा दो ये, एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, g o f x दिया है, g f x किया, f x की वैल्यू ये वाला पुट कर दिया यहाँ पर, अब ये g of x स्क्वायर बन गया, और g of x की वैल्यू आपका 2x प्लस 1 है, तो g of x स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा, स्क्वायर नहीं लगेगा सर, होल स्क्वायर लगना चाहिए ऐसे तो, x स्क्वायर, हां तो x स्क्वायर तो कंप्लीट का होगा ना, देखो कंप्लीट होगा, एक मिनट सुनना मेरी बात बेटे, इस x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए g y मान लो, थोड़ी देर के लिए, सुनो मेरी बात, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, क्या मान लिया, y मान लिया। अब बेटे जब यहाँ y पुट करोगे g of y में तो क्या आएगा, 2y प्लस 1 आएगा, 2y प्लस 1 को होल स्क्वायर थोड़ी आएगा, अभी y की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो वही चीज तो आया, 2x स्क्वायर प्लस नहीं आया, आया, फिर से देख लो, g of x स्क्वायर जो है ना उसको उठा करके वहीं पे पुट कर दो, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दो, उसमें बिल्कुल चेंज मत करो, आया समझ में, x को चेंज करना है, x को चेंज करना है, बस g of x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने दो। यहाँ पे आपका 2x प्लस 1 था, तो जब 2x प्लस 1 यहाँ रखोगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस समझ में आ गया, आ गया सर, बस। अब हाँ बस एक मिनट, बस एक कंपोजिट वाले एक दो क्वेश्चन हो जाए आपका, जो ज्यादा नहीं बचा है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं बस, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, एक क्वेश्चन है आपका f of x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ये दिया बेटे, आपको निकालना f o g x, बताओ क्या होगा, तो 30 प्रॉब्लम पुट कर लेना, कौन सा करवा रहे इसी तरीके से 17 भी है, ठीक है।
बेटे 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म कर लो इसे, इससे थ्योरी बताना है आप लोग को। बताओ F4G निकालो। हाँ F4G निकालो। कर रहे हो? कर नहीं रहे? नहीं सुन में आया जो पढ़ाया? सर वो तो सामने तो किया तो नहीं? लेक्चर करेंगे सर। देखो बेटे, किसी ने निकाला? रोहित? हाँ X आ गया। हाँ करा दो। देखो बेटे F4GX क्या आएगा? F of GX। अब F of GX क्या आएगा? GX x minus 1 by x। अब बेटे इसको उठाओ और x के प्लेस पे डाल दो, बस x के प्लेस पे, बस कुछ नहीं करना, जहां x होगा वहां लिख देना है। बात समझ में आया? रेसिका आया? बेटे gx की वैल्यू रख दिया, रखा। अब इसको जो है उठा करके फिर x की प्लेस पे रखना है, fx की जगह पे, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन इस x की जगह पे रख देना है। क्लियर? हाँ तो ऊपर x आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, कर दो इससे आसान है सर। ये तो आप ऐसे प्रवेश का बोल रहे हो सर, इसको हार्ड हो नहीं, इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा जानते हैं यार, पता है थोड़ा सा लापरवाही कर जाती है ना, जब बोलेंगे तो नहीं लापरवाही करेंगे ना। देखो F4GX इसका क्या होगा बेटे? F4GX x² + 9 + 6x। हाँ F4GX हो गया, और F4GX का मतलब x² आ गया, और x² जब पुट करेंगे तो x² + 3 आ गया। FOFX कभी कभी यहाँ नाम दे देगा 4, FOG4 की वैल्यू बताओ, GOF4 की वैल्यू बताओ, तो बाद में x की जगह पे आपको 4 रखना पड़ेगा। बात समझ आ गया? ठीक है बेटे, FOF की वैल्यू तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई डबल F कैसे आ गया, डबल G कैसे आ गया है। बात वही है, वही फंक्शन घूम घूम के वहीं पे रखना, और क्या। fx रख दिया बेटे, fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की क्या वैल्यू है देखो, fx की वैल्यू x + 3, और फिर इसी को दोबारा इसी में रख देना, क्या आएगा x + 3 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? x + 6 आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? x + 6 आ जाएगा, कर लोगे ऐसे? हाँ देखो ध्यान से देखना बेटे, यहाँ पे फिर से दोबारा देख लो एक बार दोबारा। FOF दिया ना, FOFX तो कैसे निकला? F of fx, fx की वैल्यू पुट कर देंगे क्या? x + 3, और फिर ये वैल्यू उठा करके फिर दोबारा यहाँ पुट कर देंगे x + 3 + 3, तो x + 6 हो गया। एक x पहले में से x क्यों नहीं आया? कहाँ पे? x दोबारा क्यों नहीं गया? बेटे इसको उठा के बस x की जगह रख देना है। जैसे अगर इसमें f of x + 3 है ना, नाम किसी का जैसे बोलो, जैसे मैं भी बोला कि f of गौरव तो गौरव + 3, बस नाम f of x + 3 तो x + 3 + 3 हो जाएगा। बात समझ में ऐसे कर ले नहीं आया? आ गया। गौरव याद कर लिया करना, हो जाएगा। देखो बेटे 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, खत्म करो। देखो 14 में क्या होता है? हाँ 14 में क्या होता है? सब बताओ, 14 बताया जा
द पावर x। बेटे ये आपका 1 1 है या नहीं है? x की वैल्यू 1 पुट करोगे अलग रिजल्ट आएगा, -1 पुट करोगे अलग रिजल्ट आएगा, 2 पुट करोगे अलग रिजल्ट आएगा। 1 1 तो पक्का है, ऑन टू की गारंटी नहीं है ना, 1 1 तो है, ठीक है। ऑन टू शायद अगर रियल टू रियल होगा तो शायद बहुत सारे ऐसे नंबर्स हों जो हमें ना मिले, क्योंकि 2 पावर है, 2 का पावर है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। लॉग में नेगेटिव में कोई वैल्यू हमारी प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा, है ना। इसलिए मतलब इसलिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1 1 1 many 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 one none of these। कौन सा आंसर होगा इसका? 1 1 मैपिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर है बेटे? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 लॉग। तो आप लोग पढ़े होंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो एक बार 15 दिया f of x is equal to log base 10 1 plus x। देखो ये कैसे हो रहा है? देखो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। सुनो, रेंज जब निकालने के लिए बात आती है ना, तो आप देखो 0 से लेके 9 तक रहेगी, 0 से लेके, तो इसका ये देखो आपका क्वेश्चन है f of x is equal to log base 10 1 plus x। ये तो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे और दिया हुआ है कि x का जो रेंज है ना वो 0 से लेके 9 के बीच में ही रख सकते हो आप, या 0 के इक्वल या 9 के इक्वल या उसके बीच में, ठीक है। तो आपको रेंज निकालना है, तो बड़ा आसान होता है ऐसा क्वेश्चन, कुछ करना नहीं होता। इसका जो पहला नंबर है ना वो पुट कर दो यहाँ पे, जो इसका लास्ट नंबर है वो पुट कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। देखो चलो सबसे पहले 0 पुट कर दो यहाँ। जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? log 10 1 plus 0 आएगा। और बेटे log 1 की वैल्यू 0 होता है। log 1 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। log 1 0 होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हो जरा ध्यान रखेंगे, log जब मैं पढ़ाऊंगा कभी रिवीजन कराऊंगा तो उसके बाद देख लेना, log 1 की वैल्यू जो होता है मेरा वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग 9 पुट करेंगे बेटे, 9 पुट करेंगे तो क्या आएगा? log base 10 तो 1 आ जाएगा आपका, यानी कि 0 से लेके 1 तक आ गया। नहीं समझे? फिर से एक बार समझो, जब आप 0 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0, जब आप 9 पुट करोगे तो 9 plus 1 10, और 10 दोनों एक्सपोनेंट और बेस सब सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाता है। यानी जब 0 पुट किया तो आपका आंसर 0 आया, 9 पुट किया तो आपका आंसर 1 आया। तो 0 से 1 देखना है कोई ऑप्शन? 0 से 1 आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। आगे सही में दोनों आंसर दिया क्या? 0 से 1 अच्छा -1 है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटे। इधर देखना, ये देखना यहाँ पे क्या है? h of x। यहाँ भी सबसे कम कौन सा नंबर है? 0 पुट करो बेटे तो कितना आएगा? 10। और एक बार 9 पुट करो तो 10 का पावर कितना होगा? 10। देखना है कोई ऑप्शन? 10, 10 पावर 10 है ना। चलो अच्छा, इनवर्स क्या होता है अभी पूछ रहे थे ना, लास्ट टॉपिक इनवर्स। इनवर्स किसी फंक्शन का हम कैसे निकालते हैं बेटे? ध्यान से देखना, किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान होता है इनवर्स निकालना। ये हमारे पास फंक्शन है x plus 3 है। मैं आपसे बोलूं इसका इनवर्स निकालो बेटे, सुनो बरोबर, मैं आपसे बोलूं इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो। कैसे आएगा इनवर्स? अंशी उल्टा कैसे करेंगे? इसको y, fx का मतलब y होता है कि नहीं होता है? fx का मतलब y होता है। बस आप x निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इनवर्स हो गया। मतलब y fx का मतलब y होता है, आप x निकाल दो y के फॉर्म में। समझ गए? x की जगह y ले तो y तो x। हाँ ये लो, देखना इधर देखना, इधर देखो
ये आपका फंक्शन है, इधर देखना गौरव, इसका इनवर्स निकालने जा रहा हूं मैं। इस fx को क्या मान लिया y। अब ये देखो कितना आसान था ये, तुम सोचे कि भाई x की वैल्यू कितना आसानी से निकल गई, तुरंत आ गया। यहाँ देखो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालना है बेटे, कितना आसान था ये वाला। x की वैल्यू आप +3 किधर ले आए, y -3 आ गया, तुरंत आ गया, आंसर इनवर्स आ गया, आ रहा समझ में। लेकिन ये देखो ना, अब x को यहाँ लाना है, y को यहाँ लाना है, कैसे लाएंगे सर्विस का, कैसे करेंगे, इनवर्स कैसे आएगा बेटे, जब तक आपका x यहाँ नहीं आएगा, इधर y नहीं जाएगा, आपका नहीं आ सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, xy - 2y = x + 1 हो गया। अब x को एक साइड कर लो, x को एक साइड और y को एक साइड। जैसे x को एक साइड करोगे तो xy - x = 2y + 1। यहां से x कॉमन लोगे बेटे तो क्या आएगा, और ये जैसे x की वैल्यू आप निकालोगे, यही आपका इनवर्स आ गया, यही आपका इनवर्स आ गया। x की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, y के फॉर्म में होगी, इनवर्स आ गया। नहीं समझे, एक बार दोबारा आगे समझे, कंफ्यूज करना कुछ नहीं बेटे, बस सिंपल मल्टीप्लाई x को इकट्ठा, y को एक तरफ, x को एक तरफ, x कॉमन लेना। अब बताओ तुम इसका इनवर्स देख के बताओ फटाफट, 16 का देख के बताओ, इनवर्स देख के बताओ बेटे, बुक नहीं है आपके पास, है सर, तो तुम बोलो ना। चलो ऊपर कर रखी है। हाँ तो बताओ 16 का इनवर्स क्या होगा। सर हाँ आपने ऊपर x की वैल्यू निकाली, हाँ तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर कर दो बेटे, आप कर दो यहाँ पे 2x + 1 अपॉन x - 1, कोई दिक्कत नहीं है, y x बन सकता है। नहीं, वो जो आपने सेकंड स्टेप किया है, y = x + 1, अगर ये x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एक तरफ करेंगे, y एक तरफ करेंगे, बस बेटे आंसर आपको x के फॉर्म में मिलेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर 2y + 1 अपॉन y - 1 नहीं दिया है तो आप देख लेना 2x + 1 अपॉन x - 1 दिया है क्या, वो दिया तो टिक कर देना, बस बेटे, क्योंकि फंक्शन है, अपने आप को चेंज कर लेना। अभी मैंने बोला f ऑफ 4 + 3 f ऑफ y, अब x भी कैसे निकाल दिया, एक मिनट बेटे, x क्या है, x क्या है, इनवर्स है ना। अभी देखना कैसे बनता है, देखिए इनवर्स है ना, इनवर्स है कि नहीं है गौरव, एग्री हो इससे, एग्री हो। अब ये बताओ इस y की जगह पे अगर x लिखोगे तो यही आया कि नहीं आया, बोलो। नहीं सर, समझ आया, फिर से बताओ। नहीं आया, सुनो इधर बेटे, x = जो मैंने अभी बताया आपको, x की वैल्यू आपने निकाला, y के टर्म में ही आपका इनवर्स है, तो इनवर्स ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख देंगे भाई fx को तुमने y देखो बेटे, fx को आपने क्या लिख दिया, y लिख किया ना। हाँ सर, अब y लिख करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कर दिया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इस x को इधर लाए, इस y को उधर ले गए, x कॉमन लिए, y - 1 आ गया, 2y + 1 आ गया। आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने अभी बताया कि आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो वहां पे आप लोग 2x + 1 और x - 1 कर देना। बात समझे आप, क्वेश्चन के उठा क्यों कर देना, क्यों करते हैं तो मैं वो बता रहा हूं। देखो x का मतलब f इनवर्स y हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, बेटे आपने fx को y माना है तो x = क्या होगा, f इनवर्स y होगा कि नहीं होगा, f उधर जाके f इनवर्स y होगा, यस सर। तो आपका f इनवर्स y हो गया। तो यानी इसको आप f इनवर्स y, ये क्या निकल के आया, सिंपल सी बात है, इनवर्स निकल के आया, यही तो बताओगे। ये y की वैल्यू x के फॉर्म में था, x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब इनवर्स है, इनवर्स है। अब इनवर्स किस फॉर्म में है, y के फॉर्म में है। आप इस y की जगह पे जैसे x लिखोगे सारे x बन जाएंगे, y की जगह m लिखोगे सारे m बन जाएंगे, y की जगह p लिखोगे सारे p बन जाएंगे। 16 बताना चाहिए एक बार। 16 क्या है, fx = 2x दिया है, y = 2x दिया है, तो x की वैल्यू निकालो ना, x ही तो इनवर्स है। y/2 आंसर देखो कौन सा है, कौन सा है, x/2 कर दो।
बस सर y की हम उसमें निकाले फिर y की जगह x लगा x कर दो, इनवर्स है ना बेटे, कर सकते हो, ये क्या बताया देखो, इसलिए तो मैंने बताया ये फंक्शन उसी में ढल जाएगा वो। हाँ चलो और बताओ। सर ये 19 वाला करो 19 लॉग वाला है, अब भूल गया होगा फार्मूला आप लोगों को, है ना। देखो hx इक्वल टू दिया है log बेस 10x, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास इसी में लॉगरिथमिक में, है ना। मैंने अभी बताया इसका मतलब y होता है, क्या होता है बेटे, y होता है ना, hx को y है। वाई होता है। आपको x निकालना है तभी तो आपको इनवर्स मिलेगा। इनवर्स का मतलब x की वैल्यू निकाल दो, सिंपल, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दो और वही हमारा आंसर ढूंढ लो। अब x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको पता है जब बेस इधर आता है तो क्या बनता है, हाँ सर, याद आया आ गया। बेटे। जो न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, एक फार्मूला होता है, एक लॉग का एक फार्मूला होता है, log बेस x y है तो x e पावर y, ये फार्मूला होता है लॉगरिथम, ठीक है। अब ढूंढो आंसर कौन सा है, सर हमें ये समझ में नहीं आया कौन सा hx y है बेटे, h of x y, x की वैल्यू जब आप निकालोगे, x की वैल्यू जब आप निकालोगे, सर ये चुप नहीं हो रहे अच्छा कोई नहीं, इधर देखो, इधर थोड़ी देखा, देखो y is equal to log base 10x है, log base 10x है, बोलो। जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 इधर आकर के बेस बनाएगा और ये पावर नहीं बन जाएगा, हाँ, हो गया। हो गया। सर आ गया अब बेटे आप लोगों का एक टॉपिक तो अभी खत्म होगा, बस सर अब मैं पीछे का बताऊंगा, यही बड़ी मुश्किल से आया है। सर टाइम स्टडी जा रहा है तो होने दो। सर एक डाउट डाउट्स उसी का तो ले रहा हूँ ना, कहाँ हुआ था सेट थ्योरी का डाउट, सेट थ्योरी का डाउट सुनूंगा, सेट थ्योरी का डाउट है ना, 2 मिनट लगेगा।